नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। आज की 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर बॉलीवुड से ही है, जहां चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की आज बड़ी पूछताछ हुई। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें बुलाया और पूछताछ की। और तीसरी खबर जो आज की बहुत बड़ी है वो ये है कि शाहरुख खान आज अपने बेटे आर्यन खान से मिलने जेल पहुंचे। आर्यन की जमानत पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। उनकी कस्टडी किला कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आज इन तीनों खबरों की ब्रेकिंग सबसे पहले बताने के साथ डिटेल्ड कवरेज तक आज दिन भर टाइम्स नाउ न भारत के सैनिक बल्कि हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता हमेशा आपको आगे ही दिखाई दिए। अब आज के मुद्दे पर आती हूं। देश में जश्न है क्योंकि कोरोना की लड़ाई में वायरस को रोकने के लिए और इस वायरस से लड़ने के लिए एक माइलस्टोन की अचीवमेंट हुई है। दुनिया भर से बधाई मिल रही है क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार किया है। 100 करोड़ यानी 1 बिलियन। और मिलनी भी चाहिए भारत को पीठ पर थपथपाहट, क्योंकि ना मिले क्यों ना मिले, बहुत काम हुआ है। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे कोविड वॉरियर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, सब ने मिलकर, साइंटिस्ट ने और पूरे पॉलिसी मेकर्स समेत सब आज कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। 6 महीने पहले का समय याद कीजिए। आज प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूं। दुनिया में देश का डंका बज रहा है। जाहिर है मोदी सरकार के समय ऐसा हुआ तो तारीफ तो उन्हीं की होगी। किसी और सरकार में होता तो शायद उस प्रधानमंत्री की तारीफ होती। लेकिन जश्न का ये माहौल देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को प्रपंच लगता है। और हां, ये मैं नहीं कह रही, रणदीप सुरजेवाला जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए सुनते हैं उन्होंने आज क्या कहा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। पर मोदी सरकार जान ले कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। क्या कहूं, सुनकर बहुत हैरान हूं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बधाई दे रहा है, दुनिया भर से बधाई आ रही है। कई देशों ने माना भारत के लिए गर्व का पल है। लेकिन कांग्रेस ने खोज खोज कर डिक्शनरी से आज भी शब्द निकाले। प्रपंच, स्वांग, ढकोसला, ढोंग, और सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी बिल्कुल मौन मेंटेन करते रहे। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब चुप हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर कोई बोला भी तो ढोंग ढकोसला ही। बधाई किसी ने दिल खोलकर दी ही नहीं, मानो जैसे पाबंद लगा हुआ हो बधाई देने पर। अरे भैया,
पॉलिटिकल पार्टी में किसी को नहीं देना चाहते, सरकार को नहीं देना चाहते, ना दीजिए, लेकिन करोड़ों हेल्थ वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की है, हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत की है, हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट वालों ने दिन रात मेहनत की है, उनको तो थोड़ी बहुत बधाई देते थे। इसलिए नहीं कि काम पूरा हो गया, इसलिए कि हौसले की ज़रूरत है। लंबा रास्ता तय करना है और 18 महीनों से ये रास्ता हम तय करते चले जा रहे हैं, तय कर रहे हैं, सफ़र में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो कम से कम जो देश की सेवा कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई में क्यों इतना संकोच। अब सवाल पब्लिक का है, क्या विपक्ष ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बधाई इसलिए नहीं दी क्योंकि क्रेडिट मोदी सरकार को चला जाता? सवाल नंबर 2, दुनिया ने ताली बजाई, विपक्ष की खामोशी क्या कहती है? और सवाल नंबर 3, 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ाई में कितना मायने रखती है? ये सवाल भी हम पूछेंगे। और नंबर 4, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से थर्ड वेव का खतरा कितना कमा? हम पहले डॉक्टर से ये बात पूछेंगे, क्योंकि दोनों सवाल, पहले के 2 सवाल तो पॉलिटिक्स के हैं जो बाद में हम लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के साथ आपको मैं मिलवाती हूं और पहले हम इन सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि ये आपके, हमारे और हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे माता पिता के लिए भी। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, चेयरमैन हैं महाजन इमेजिंग के, और डॉक्टर अरविंद सोइन, मेदांता के लिवर सेक्शन के चेयरमैन हैं। दोनों डॉक्टर्स का टाइम्स नाउ नवभारत और आज सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई दूंगी। आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि प्रतीक हैं आप उन करोड़ों हेल्थ वर्कर्स के, उन डॉक्टर्स, नर्सेस के, उन वार्ड बॉयज़ के, उन सफाई कर्मचारियों के जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस देश की हर उस इंसान की सेवा की है जिसे इस पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर दिया था और वो अस्पतालों में पड़े हुए कराह रहे थे। सबसे पहले मैं आप दोनों को बधाई दूंगी और फिर आपसे ये पूछूंगी कि ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो माइलस्टोन है, इसका मायने क्या है हमारे देश के लिए? क्या ये दर्शाता है कि हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया और हम इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि आगे का रास्ता भी तय हो जाएगा, या ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हम इस चुनौती पर खरे उतरे? पहले मैं डॉक्टर हर्ष महाजन आपसे ये सवाल पूछूं। अनामिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। आज ये वाकई ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। 100 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं हमारे देश में। इसमें मेरे हिसाब से कोई 2 राय नहीं है कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही, साथ ही साथ जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो नीति आयोग में पॉलिसी बना रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर हैं। आप देखें 2 वैक्सीन है जो यहां इस्तेमाल हुए, एक उनमें से ऐसी है जो पूर्णतः हमारे देश में ही विकसित हुई, और कहां पिछले साल 18 महीने के अंदर ये विकसित भी हुई, इसको लगाया भी गया और एक 100 करोड़ के नंबर पे हम पहुंच गए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है और हम सब जो सिटीजन हैं भारतवर्ष के, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम सबको बधाई एक दूसरे को भी देनी है। जहां तक आपका सवाल था कि इसके मायने क्या हैं थर्ड वेव के लिए आगे चलते हुए, जो ये कोरोना अभी गया नहीं है, यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, सीमित है, और अगर
इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चलता रहा जैसे चल रहा है। देखिए, एक मील का पत्थर था जहां हमने दुनिया को दिखाया कि एक दिन में हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दे सकते हैं, और दूसरा मील का पत्थर आज है 21 अक्टूबर 2021, जब 100 करोड़ का आंकड़ा हमने तय किया है। पर इसका मतलब ये नहीं, हमें अभी भी आगे बहुत दूर जाना है। ये ठीक है कि 75% जो हमारे अडल्ट्स हैं उनको वैक्सीन मिल चुका है, और 31-32% ऐसे हैं जिनको 2 डोज मिल चुके, पूर्ण उन्हें वैक्सीन मिल चुका है। पर हमने इसको आगे पहुंचाना है, और अडल्ट्स को गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा था कि दिसंबर के अंदर हम पूरा करेंगे। वो दिसंबर नहीं तो जनवरी तक हो जाना चाहिए। साथ के साथ आगे लक्ष्य है जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे, और इसके लिए भी आप देखेंगे कि 2 वैक्सीन तैयार हैं। एक वैक्सीन जो 2 से 18 साल के बच्चों में लगेगी, और दूसरी जो कि 12 से 18 साल के बीच में लगेगी, और दोनों ही भारतवर्ष में विकसित हैं। सो हम सब बधाई के पात्र हैं, और आज बहुत ही खुशी का दिन है। पर यहां फिर मैं कहूंगा, हमें एकदम सचेत रहना है, क्योंकि और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इसको अभी भी बरकरार रखना है। स्पेशली मास्क अंदर जब हम हैं तो हमें डालना है, और मास्क की अब कोई कमी नहीं है इस देश में। ना कि इस देश में वैक्सीन निर्मित हुई, पर मास्क, पीपीई किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन सब विकसित हुई हैं पिछले 18 महीने में। और हमें अभी भी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्लीज डोंट लेट योर गार्ड डाउन, अभी भी सचेत रहें, तो हम वाकई ही और अगले आने वाले महीनों में हम इस बीमारी से ना केवल जूझेंगे, पर इस पे हम विक्ट्री भी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर अरविंद सुएन। सवाल अब ये उठता है कि हमने 75% अपने पॉपुलेशन को पहली डोज तो लगा दी है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ग्लास आधा भी खाली ही है। बल्कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि खाली नहीं, टूटा हुआ ग्लास है, इसमें भरा क्या और खाली क्या बात करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 100 करोड़ का ये जश्न है, मानती हूँ कि इस वक्त, और सब मानते हैं कि हमारी जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए। हम जिस कसौटी पर अभी खड़े हैं, इसमें अभी हमें मंजिलें और भी तय करनी है, रास्ते और भी तय करने हैं। लेकिन 100 करोड़ मनोबल बढ़ाने का एक रास्ता है, या आप समझते हैं कि ये सुपरफ्लुअस रास्ता है, क्योंकि अभी आगे का दौर फेस्टिवल सीजन में कैसा रहेगा, इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने ये जो लैंडमार्क, ये जो माइलस्टोन अकम्प्लिश किया है, इसके लिए सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, लीडरशिप, जो हमारी जनता है, सबको सब बधाई के पात्र हैं। सबने मिलकर ये इतिहास रचा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के बाद आई थिंक उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ डोजेस दे दिए हैं। इंडिया नेक्स्ट है, और ये एक मनोबल बढ़ाने का ही तरीका नहीं है, लेकिन ये एक भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस का प्रूफ है कि हमने खुद अपने कंट्री में वैक्सीन बना के, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमने अपनी जनता को 75% अडल्ट को दे दिया है, और अब बच्चों के लिए सब तैयारी है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि आगे और लंबा रास्ता है, और 75% लोगों को, अडल्ट को ये एक डोज मिली है, लेकिन केवल 27-28% लोगों को 2 डोज मिली है। और इसी तरह जिस तरह हमने पहले 100 करोड़ किए हैं, अब अगले 100 करोड़ भी करने हैं, और उसमें बच्चे होंगे, उसमें वो लोग होंगे जिनको एक ही डोज मिला है। और मैं सोचता हूं कि इस रास्ते को पूरा तय करने के लिए अगले 6-8 महीने की शायद जरूरत पड़ेगी,
लेकिन ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन काफी हुई थी स्पेशली सेकेंड वेव में, और बाकी लोगों को वैक्सीन मिल गया है, तो ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी काफी अच्छा है। तो हम ये सोचते हैं कि थर्ड वेव शायद इमीडिएटली इतनी इंटेंसिटी से नहीं आएगी, और आएगी तो नंबर्स कम ही रहेंगे, और तब तक हम अपना वैक्सीनेशन 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ये हम सोचते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब जो रूरल एरियाज हैं और बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन ऑब्वियसली कम हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि रूरल एरियाज में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो पब्लिक स्पेसेस में एंट्री है या स्कूल कॉलेजेस में जाना है, ये एज टाइम गोज इनको वैक्सीन सर्टिफिकेट से और फुल वैक्सीनेशन से लिंक अप करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि सेकेंड डोज भी लोग ले रहे हैं, एंड वी विल हैव अनदर रीजन टू बी इवन मोर प्राउड इन द नियर फ्यूचर। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारे बाकी पैनल से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा, चेयरमैन है कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के। बहुत मेहनत की है और हमने बहुत सवाल पूछ कर इनको पिछले कुछ महीनों में बहुत परेशान भी किया है। हमने बहुत तीखे भी सवाल पूछे, लेकिन आज इनके साथ जश्न मनाने का भी दिन है। हम आपके साथ भी हैं, हम आपको सैल्यूट भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, परेशान होते हैं तो कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर एनके अरोड़ा हमेशा स्माइल करके हर तीखे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है पिछले 1.5 सालों में, तो उनको तो बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, और कांग्रेस पार्टी से विजय कौशिक जी हैं। आप सबसे 2 मिनट की इजाजत चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं अपने दर्शकों से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आप हरियाणा के हैं, और आपकी आज इतनी तहे दिल से तारीफ की है प्रधानमंत्री जी ने। तो ऑपोजिशन से तो हम बाद में सवाल पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो प्रशंसा सार्वजनिक तौर पे आपकी की, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हरियाणा का जो मॉडल है, जो आपने दर्शाया है, जिसकी आज प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की, इसमें से कौन कौन से लेसन्स देश के बाकी स्टेट्स भी ले सकते हैं, और कुछ क्या सेंटर ने भी लिए? नाविका जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी की उस बात को याद कराया है सबको, जो दिन में आज ही जो एम्स बाड़सा में कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक 800 बेड का, 800 रूम्स का रादर एक यात्री सदन बनाया गया था एक CSR के माध्यम से, उसका वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया। और बातचीत में उन्होंने हरियाणा से क्योंकि बहुत लगाव रखते हैं, हरियाणा के अपने संबंधों को उन्होंने याद किया, और फिर एक भूरी भूरी प्रशंसा जो हमारी की, मन में तो हमारे बहुत ही प्रसन्नता हुई उस बात की। और मुझे लगता है कि 7 साल का हमारा जो कार्यकाल है, इसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। हम निश्चित रूप से नए नए प्रयोग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी ह्यूमन इंटरफेस के जो सिस्टम्स हैं उनको कम कर रहे हैं, पारदर्शी शासन है, और करप्शन को हम एक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। उसी में अगर मैं कोविड की बात करता हूं, कोविड का जो हमारा मैनेजमेंट था, उसमें सारे विभाग ने, सब लोगों ने मिल करके, बहुत सी संस्थाएं ऐसी NGOs को हमने यानी साथ मिलाया। जनता का भी भरपूर हमको समर्थन मिला, सहयोग मिला। CSR एक्टिविटीज़ का भी उसमें उपयोग किया, जिसमें से हम कोविड के इस 1.5 साल के कार्यकाल में अपने आप को व्यवस्थाएं सब ठीक कर पाए, और अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। खट्टर साहब, लोगों का इस वक्त ये कहना है कि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, दिवाली है, कई छठ पूजा है, कई ऐसे त्योहार आने वाले हैं, तो हमारे स्टेट लेवल पर क्या प्रेपरेशंस हैं? हमने सारे बाजार खोल दिए हैं, सब कुछ, जगह जगह भीड़ भी नज़र आ रही है मार्केट प्लेसेस में, और स्वाभाविक भी है, लोग बिजनेस भी चाहते हैं, लोग एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्टेट में अनुमान क्या है कि कोई तैयारियों की ज़रूरत है? कोई थर्ड वेव आने वाला है, इसकी कोई ऐसी वार्निंग सिग्नल है? किस तरह से आपका राज्य प्रेपरेशन कर रहा है?
देखिए, हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। जिस प्रकार से पहली वेव आई, फिर जो दूसरी वेव का मैग्नीट्यूड इतना हाई जो आया और उसने बहुत हमको लेसन्स दिए। लगातार हम अलर्ट जो जारी करते हैं और हर 15 दिन में हमारा अलर्ट जारी हो रहा है। धीरे धीरे ढिलाई ज़रूर दी है, क्योंकि सामाजिक जीवन को चलाना ये भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सब चीज़ों को अगर हम लॉकडाउन की तरफ रोक के रखेंगे और समाज की व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी तो भी बहुत कठिनाई का विषय होता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को खोल रहे हैं। जैसे जैसे इस कोविड के इस सारे सिस्टम में हम अपने आप को ईजी महसूस कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे स्कूल्स खोले हैं, अभी कॉलेजेस खोले हैं, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ अभी भी नहीं खोली हैं। गैदरिंग्स को हमने 200 इंडोर और 500 आउटडोर अभी भी इतना ही रखा हुआ है। इसको हालांकि दबाव बहुत है कि सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, हमने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं है। सावधानी तो ज़रूर भी रखनी पड़ेगी। हालांकि अब जैसी स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि थर्ड वेव के चांसेस हमको तो नहीं लग रहे। आज मेरी डॉक्टर गुलेरिया जी से बात हुई, जो इन सारे विषयों पर बहुत अपना अधिकार रखते हैं और समय समय पर अपने वक्तव्य भी देते रहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब लगता नहीं कोई थर्ड वेव का विषय हमारे यहाँ आने वाला है। फिर भी चूँकि आज भी 100 के लगभग हमारे पॉजिटिव केसेस हैं पूरे हरियाणा में, गुरुग्राम में और थोड़ा पंचकुला में। पंचकुला में तो 12-15 केसेस हैं, गुरुग्राम में 50-55 केसेस हैं, कुल मिलाकर हरियाणा में 100 केसेस हैं। हर दिन कुछ ना कुछ घट रहे हैं, तो फिर भी हम लोग सावधानी बरते हुए हैं और अगला 1 महीना, कम से कम नवंबर का महीना, हम इन सब रेस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम नहीं खोलेंगे। त्यौहार के दिन हैं, इसमें हम आईसीज एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं कि इसमें ज़्यादा खुले रूप से न घूमें, मास्क पहन के चलें, बड़ी गैदरिंग न करें। और थर्ड वेव के नाते से तैयारियां हमारी हर प्रकार की, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज की सब तैयारियां हमने इंटैक्ट रखी हुई हैं। हमारे जो पीडियाट्रिक्स के वार्ड्स हैं वो भी हमने तैयार रखे हैं। कोई स्थिति आती है तो उसको हम खट्टर साहब, ऑक्सीजन की किल्लत सेकेंड वेव में सबसे बड़ा चैलेंज रही थी। इस वक्त अगर मैं पूछूं तो दवाइयां हो या ऑक्सीजन हो या वैक्सीनेशंस की उपलब्धि हो, इन तीनों मापदंड पर हरियाणा आज कहां खड़ा है? देखिए, दवाइयाँ वगैरह तो पहले भी हमारी सब ठीक थी, केवल 1-2 जो स्पेशल मेडिसिन्स थी उनकी कमी आई थी। और वो मैं समझता हूँ कि अब हर तरह की तैयारी, जो कि केंद्र सरकार की भी तैयारी है, वहीं से हमको सप्लाई होती है। ऑक्सीजन के संबंध में हमने 2 अपने हॉस्पिटल्स, जो गैसियस ऑक्सीजन जहाँ से उपलब्ध होती है, हमारे यहाँ 2 स्थान हैं। 500 बेड के हॉस्पिटल्स आज भी हमने तैयार करके रखे हुए हैं। हालांकि उनका उपयोग नहीं हो रहा, फिर भी अब इंटैक्ट रखे हुए हैं। और हर एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs, वहाँ तक PSA प्लांट्स हमारे लग चुके हैं। और कंसंट्रेटर्स की भी बड़ी संख्या में जो उपलब्ध हुए थे हमें, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब इस बार वो कमियां जो शुरू में सेकंड वेव में आई थी, कोई कमी हमको नहीं लगती कि ऐसी कोई कमी रहेगी। हर तरफ सब लोग सावधान हैं और इसका जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके ऊपर हमने पूरा कंट्रोल अपना पहले भी बनाया था, आज भी उसी प्रकार के सारे सिस्टम पर हम इंटैक्ट हैं। कोई ऑक्सीजन की, मेडिसिन की कमी आने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। खट्टर साहब, आपको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आज अक्सर सारे ऑपोजिशन के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। रोज ट्वीट करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी भी चुप हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी चुप हैं, सीताराम येचुरी, शरद पवार सब चुप हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया हेड हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा है कि ये जो 100 करोड़ का जो हमने लैंडमार्क अचीव किया है, ये एक ढकोसला, एक ढोंग है और हम इस देश में इसको ढकोसले को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नाविका जी, पहले दिन से ही जब भी कोई इस प्रकार का कोई राष्ट्र हित का, समाज हित का काम होता है और जिसका कोई भी मापदंड तय किया जाता है, हमेशा उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का इनका एक स्वभाव रहा है। जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब भी तो इन्होंने उसका खूब विरोध किया था कि ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इनके लोगों ने तो बायकॉट किया।
गांव में लोगों को बहकाते थे कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, और बहुत लोग उस प्रकार से यानी भाषा भी बोलने लग गए थे। लेकिन जब सबको कोरोना का जो भय सताने लगा और कोविड जैसे जैसे आगे बढ़ा, सब लोग वैक्सीनेशन लगवाने लगे। अब तो गांव हो चाहे शहर हो, जहां भी कैंप लगते हैं लोग लाइनें लगा करके और खूब वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। और ये तो हर दिन का आंकड़ा है, हर दिन कितनी वैक्सीनेशन हुई और स्टेट वाइज हुई। हमारे यहाँ हर स्टेट में कितने रोज़ाना कैंप लगते हैं, कितना हमारे पास डोज उपलब्ध है, कितने वैक्सीनेशन हो रही है, हर दिन का आंकड़ा पूरा छपता है और एक एक दिन का हिसाब रखा जाता है। आज हरियाणा में भी जैसे देश भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा देश की आबादी का तो भले ही 2% है, लेकिन आज हमने अपना 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। हम देश में बाकी प्रांतों से काफ़ी आगे हैं और हमारी पहली डोज जो एंटाइटल्ड है उस डोज को लगवाने के 2 करोड़ 5 लाख हैं। आज 1 करोड़ 75 लाख संख्या हमने पार कर ली है, बाकी बचे हुए 30 लाख। हमारा ये टारगेट है कि दूसरी डोज भी साथ साथ चालू करेंगे और फर्स्ट डोज को कंप्लीट करेंगे 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर का टारगेट रख करके फर्स्ट डोज को कंप्लीट करेंगे 18 वर्ष से ऊपर, और साथ साथ सेकंड डोज को भी आगे बढ़ाएंगे। अब उस रकोसले को कहते रहें, लेकिन ये एक इतना बड़ा देश और उसमें इतना बड़ा व्यापक पैमाना, पहला देश है क्योंकि आबादी भी हमारी उसी प्रकार से है। 100 करोड़ का आंकड़ा हमने जो पार किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक दिन है। अब चूँकि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बड़ा एक आंकड़ा यानी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया है, तो तकलीफ उनको स्वाभाविक है, विपक्ष के नाते है। लेकिन मेरी सलाह उनको रहेगी कि राष्ट्र हित के ऐसे कामों में राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, और 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ तो इसको जश्न के रूप में मनाना ही चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। खट्टर जी, हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके स्टेट के हर उस हेल्थ वर्कर, हर उस डॉक्टर, हर उस वार्ड बॉय और हर उस पॉलिसी मेकर को भी बहुत बहुत सलाम, जिन्होंने बिल्कुल बिना थके काम किया है पिछले 1.5 साल से, ना दिन की परवाह की ना रात की परवाह की। आपके माध्यम से उन सबको ये देश बहुत बहुत बधाई देता है। आइए मैं वापस चलती हूँ अपने पैनल के पास और डॉक्टर एनके अरोड़ा, मैं आपसे सवाल पब्लिक का शो पर ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि 100 करोड़ पर जश्न की ज़रूरत है या नहीं। जश्न तो छोड़िए, मैं ये पूछ रही हूँ कि 100 करोड़ कुछ लोगों को लगता है कि आधा ही देश मतलब आधा ही टारगेट हमने पूरा किया है, अभी तो सेकंड डोज बाकी है, अभी तो बहुत सी दूरी तय करनी है। क्या ये जश्न मनाना सही भी है या नहीं? इस सवाल का आप क्या जवाब दें? धन्यवाद नाविका जी आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ पर 2-3 मैं बहुत ध्यान से खट्टर साहब को भी सुन रहा था, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये 100 करोड़ का जो पड़ाव है, एक माइलस्टोन है। ये एक माइलस्टोन है क्योंकि अभी यात्रा हमें जारी रखनी है और अभी ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा, उसको एक्सेप्ट करना कि एक ही आंकड़ा हमने पार किया है, बहुत देश के लिए गर्व होने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करता है। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि जब शुरू में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, और मैं उस बात के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बहुत तीखे सवाल पूछे थे कि जिस गति से टीकाकरण चल रहा है उस हिसाब से तो 4-5 साल लग जाएंगे। ये जनवरी में बहुत लोगों के मन में था, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पिछले साल फरवरी मार्च में ही ये जो रोड मैप था उसको तैयार कर लिया गया था, और उस समय भी हम जनवरी में हमें मालूम था कि जुलाई के एंड तक लगभग 50 करोड़ डोजेस हो जाएंगी और अक्टूबर में 100 करोड़ डोज होंगी। ये बहुत ही कैलिब्रेटेड ढंग से माइक्रो प्लान करके बहुत प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है। हमें मालूम था कि वैक्सीन कितनी उपलब्ध होगी, टीका किन किन को लगना है, किस प्राथमिकता से लगना है और किस गति से लगना है। तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको तैयारी करनी है कि कहाँ कहाँ टीका लगाया जाएगा, ये सारे जो थे बहुत मेटिकुलसली प्लान किए गए हैं, और ये सारा काम पिछले साल फरवरी और मार्च में आरंभ कर दिया गया था। तो और
पहली बार भारत टीके बनाने वाला, वैक्सीन बनाने वाला कंट्री रहा है बाहर से टेक्नोलॉजी ला करके। लेकिन पहली बार हमने ये दिखाया है कि हम टीकों का विकास भी कर सकते हैं और उनका निर्माण भी कर सकते हैं। और इसके पीछे सोच जो रही है वो है वैक्सीन आत्मनिर्भरता। अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर भारत वैक्सीन निर्माण नहीं कर रहा होता तो आज हमारी हालत क्या होती। एक डोज लोगों को नहीं मिल पाई थी जब अप्रैल मई में लोगों ने प्रयास किया कि भाई बाहर से कुछ डोजेस लाए। मैं कोवैक्स फैसिलिटी के साथ जुड़ा हुआ हूं जो ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हमें मालूम है कि भारत के वहां से निकल आने से, क्योंकि हम उनको नहीं दे सकते थे, पूरी दुनिया में वैक्सीन के वितरण में एक भूचाल से आया और बड़ी मुश्किल रही है और अभी भी वो चल रही है। और तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि ये सचमुच एक उत्सव का माहौल है, उत्सव का समय है। कारण यह है कि यह हमें आत्मविश्वास देता है, हमें संतोष देता है कि अगर हमने सपना किया और सबने मिल करके इस सपने को पूरा किया और आगे भी हम ऐसे ही पूरा करते हुए चले। बिल्कुल आपने सही कहा। आज आपको सैल्यूट करती हूँ। शायद आज समय भी है कि हम देखें कि शायद हमने बहुत ज़्यादा तीखे सवाल आपसे पूछे थे और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ पॉलिसीज़ का और लेट रिएक्शन का, पर वो दौर और था, ये दौर और है। उस दौर में भी हम सवाल पूछ रहे थे तो दर्शकों के सवाल थे, आज का दौर है तो भी मैं आपको दर्शकों की शुभकामनाएं और बधाई आपकी तरफ देती हूं और सारे डॉक्टर्स को देती हूं। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर सोएन एंड डॉक्टर हर्ष महाजन, मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं अब पॉलिटिक्स पे जाने वाली हूं तो मैं नहीं चाहती कि कम से कम हमारे डॉक्टर्स पॉलिटिक्स का शिकार हों। जो बाकी बाहर दुनिया में आप सुनते रहते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आज के दिन I don't want to subject you to politics. So thank you to the doctors, but I want to ask, और मैं पूछूंगी, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। आज अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया। ट्वीट कर देते तो चलिए, अगर सुधांशु जी की पार्टी को नहीं ट्वीट करना चाहते थे ना करते, लेकिन जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई करने से कैसा परहेज घनश्याम तिवारी जी? नमस्कार मेनका जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को और देश के तमाम डॉक्टर्स को, पब्लिक हेल्थ से जुड़े सभी लोगों को और समूचे देश को इस चीज की तहे दिल से शुभकामनाएं। ये देश के लिए एक उपलब्धि है कि हम 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचे हैं। 278 दिन 278 डेज में पहुंचे, लेकिन पहुंचे। मुझे लगता है कि जिस सरकार ने ताली थाली बजा करके कोरोना को भगाने की कोशिश की थी और समय से पहले घोषित कर दिया अनेक मंचों में कि कोरोना समाप्त हो गया अपनी खत्म के लिए, उसके बाद बिना किसी प्रिपरेशन के देश को सेकेंड वेव में झोंक दिया। ऐसी स्थिति से अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये देश के लिए एक अच्छी खबर है। जो सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक उत्सव बनाने के लिए 2 करोड़ वैक्सीन लगवा सकती है, मुझे लगता है कि अगर वो प्रयास करेगी जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने प्लान सबमिट किया है उसके हिसाब से जितने समय बचे हैं उस समय में पूरे देश की सेकेंड डोज भी हो जानी चाहिए। बहरहाल ये सब इन सब बातों के लिए समय रहेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये दुनिया के पटल पे भी भारत को मजबूती देता है कि भारत ने अपनी वैक्सीन कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि भारत का जो वैक्सीन कार्यक्रम है, जो निर्मला सीतारामन जी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में कहा था, जहां से मैं पढ़ा हूं, भारत का जो वैक्सीन कार्यक्रम है वो दशकों में पुख्ता होकर उभरा है। तो इसलिए ये उस दशकों की मेहनत का भी नतीजा है और इस सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसका भी नतीजा है। आपने खट्टर साहब की बात की, अच्छा लगा। आज वो लाठियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी शायद उस समय भी उनकी तारीफ कर रहे होंगे जब वो किसानों को पीटने के लिए लाठियां बंटवाने की बात कर रहे थे, आज भी तारीफ कर रहे हैं। तो लेकिन कम से कम उनके मुख से वैक्सीन की बात सुनकर अच्छा लगा। घनश्याम तिवारी जी, तो आपको लगता है कि सरकार ने कुछ तो थोड़ा बहुत काम किया होगा जिसके लिए वो बधाई की पात्र है? देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार, इस देश में सरकार बड़ी जिम्मेदारी से चुनी जाती है। हम युवा देश है और हर परिवार सोचता है कि उसकी अगली पीढ़ी न केवल परिवार को बनाएगी, समाज और देश को बनाएगी। ऐसे में सरकार के पास जिम्मेदारी है, संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया है
और देश के लोगों से वादा किया है। ये अलग बात है कि सरकार के मंत्री अब कहने लगे हैं कि देखिए हम आपको मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसलिए आपको पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए, 125 रुपए, 200 रुपए तक देनी पड़ेगी। ये कुतर्क है। मुख्य बात यह कि सरकार के पास एक जिम्मेदारी है और हम इस चीज को देश के लिए अच्छा समझते हैं कि देश का सामना थर्ड वेव से नहीं हुआ है। अब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो कोरोना की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में देश की सरकार कमजोर दिखाई दी है, चाहे वो सेकेंड वेव हो या अचानक जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, वो समूची जो व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति में अगर हम 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचे हैं तो ये एक अच्छी बात है। सुधांशु जी, बधाई तो आपको देंगे नहीं घनश्याम तिवारी जी, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत भी की, लेकिन बधाई तो नहीं दिलवा पाई आपको। लेकिन हाँ, आपकी कमजोरी का एहसास करा रहे हैं घनश्याम तिवारी जी। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज के दिन भी अगर कोई परहेज करे बधाई से तो इसे क्या कहा जाए, राजनीति कहा जाए या इसे ये कहा जाए कि ये रियलिस्टिक है और रियलिटी दर्शा रहे? नाविका जी, सर्वप्रथम तो आज के दिन मैं भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने ये वैक्सीन बनाने में, फिर उसके निर्माण में लगे लोगों को, डॉक्टरों को और जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो कि हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सुरक्षा बल के जवान, इन सब को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार के इतने बड़े कार्य को सफल बनाया। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो घनश्याम जी ने कही कि इसके साथ लड़ाई उनके हिसाब से सही नहीं लड़ी। मैं बताता हूँ लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई। याद करिए नाविका जी, ये वैक्सीन का पहला विषय तब आया था जब 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जानकारी है उसके अनुसार जनवरी अगले वर्ष यानी जनवरी 2021 तक वैक्सीन आएगी। सबसे पहले सब खड़े हो गए अचानक, विज्ञान के बड़े बड़े एक्सपर्ट बनकर, हो ही नहीं सकता, इतने कम समय में ट्रायल कैसे हो जाएगा, हो नहीं सकता। जबकि हमने भी बनाया, दुनिया के 5-6 और देशों ने भी बनाया। बात यहीं पे नहीं रुकी। जब वैक्सीन आ गई तो अचानक सब सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए। अरे साहब, इसके अंदर ये कैसे, ये डीएनए है कि आरएनए है, ये ठीक है, हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। फिर उसके बाद कोवैक्सीन को लेके अचानक सब स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बन गए, यानी सांख्यिकी के हो गए। इसका तो सैंपल साइज कम है, हमें ये नहीं दिखाया गया। कोई बात नहीं, जनवरी में जब शुरुआत हो गई तो अचानक वैक्सीन राजनीतिक हो गई। अखिलेश जी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दुनिया में नहीं कहा गया कि डेमोक्रेट की वैक्सीन है, कि रिपब्लिकन की है, कि कंजर्वेटिव की है, कि लिबरल की है। भारत में यह कह दिया गया। और इतना ही नहीं, यहां पर हमारा सामना जटिलताओं से नहीं, मूर्खताओं से भी था कि वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसकता हो जाएगी। किस देश में, जिस देश में आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार 29% लोग निरक्षर हैं और 70% जनता गांवों में रहती है, उसके बावजूद फिर याद करिए जब थर्ड वेव आई तो कितने ही नेताओं के टीवी के बयान और ट्वीट, बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। अरे बच्चों की वैक्सीन आई कब थी उस समय तक, जो कह रहे हैं विदेश भेज दी। और उस समय जो कि अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं तो एक सर्टेन बाहर जाना ही जाना है, विदेश भेज दिया। यानी इतना कठिनता का दौर था कि कदम कदम पे वो मुश्किलें पार करके आज जो ये मुकाम हासिल किया है। नाविका जी, इस पे मुझे पुराने गीत की पहली पंक्ति याद आती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तूफान कदम कदम पे था, मगर उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा ये मोदी जी की एक संघर्ष क्षमता, दूरदृष्टि, वैज्ञानिकों की मेहनत, डॉक्टरों की तपस्या और पैरामेडिक स्टाफ की भी तपस्या, उस सब ने मिलकर देश को यहां तक पहुंचाया है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे 278 दिन में, मान्यवर ये भी याद करिए 210 दिन लगे हैं पहले 50 करोड़ में और 75 दिन में अगले 100 करोड़ हुए हैं। यदि ये सब वितंडावाद आपने जनवरी फरवरी में नहीं किया होता तो हो सकता है सेकेंड वेव से पहले ही अच्छी खासी संख्या में हो गया होता और अब तक पूरा हो गया होता। परंतु हमें विश्वास है इस गति से इस साल के दिसंबर अंत होते होते हम आशा करते हैं कि 200 करोड़ की संख्या पूरी हो जाएगी। यानी देश की लगभग 2/3 आबादी या 70% आबादी को दोनों वैक्सीन पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है और विचार है। घनश्याम तिवारी जी, आप अपना हाथ खड़ा करें, लेकिन मैं विजय कौशिक जी से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। विजय कौशिक जी, कोई नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक था, बिल्कुल बहुत परेशानियां थी। पहले वेव में पूरा लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आज तक इस पर डिबेट चल रही है। लेकिन तब एक फैसला लिया गया, इसलिए लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाए। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, 100 साल
स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले हुआ था उससे, उसके बाद उसकी आलोचना हुई, उसके बाद माइग्रेंट्स की आलोचना हुई, उसके बाद आलोचना इसकी भी हुई कि भाई थाली बजाने को कह रहे हैं, दीप जलाने को कह रहे हैं। फिर सेकंड वेव आया, हमारे पास तैयारी बिल्कुल कम थी, किसी ने सोचा नहीं था कि सेकंड वेव इतना विरुलेंट वेव होगा कि इतने लोग ढेर हो जाएंगे उसमें। मानती हूं बहुत चैलेंजेस रहे, लेकिन ये चैलेंजेस हमें सोचना पड़ेगा इस बात को मन में रख के कि ये चैलेंजेस अब हुए, इस सरकार के लिए हुए, या कोई भी सरकार होती तो शायद चैलेंज यही रहता, क्योंकि आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स, आपके जो एक अननोन पैंडेमिक से आप डील कर रहे हैं, अननोन वायरस से डील कर रहे हैं, उसके साथ क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये किसी भी सरकार, किसी भी देश में ये चुनौती आज तक है। अगर आप अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका में भी लोग मरे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से बातचीत हुई। लेकिन मैं सवाल विजय कौशिक जी ये पूछना चाहती हूं कि आज के दिन जब 100 करोड़ हमने वैक्सीनेशन कर लिए, एक माइलस्टोन है, उस दिन हौसला बढ़ाने की बजाय आपकी पार्टी उसे कह रही है ये ढकोसला है, ये ढोंग है, क्यों? भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कहा है ढकोसला दिवस, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो समाज का एक वर्ग विशेष है वो इस सच्चाई को जान चुका है कि देश में वैक्सीन के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया गया है। और मैं ये कहता हूँ माननीय मोदी जी, हम स्वागत करेंगे इस बात का कि जो आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड किया है, इसको निश्चित तौर पर आपको एंटीबॉडी टेस्ट भी लोगों के कराने चाहिए, जिससे कि देश की जनता को सच्चाई का पता लग सके कि वैक्सीन से इस देश की जनता में कितनी एंटीबॉडी बनी है, उसका कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ, पता चले सरकारी खजाना लुट गया और जनता में एंटीबॉडी भी नहीं बनी, या एंटीबॉडी उन लोगों में बनी जो इस बीमारी का शिकार हो गए थे। मैं देखिए तथ्यों के साथ अपनी बात रखता हूं कि WHO ने शुरुआत में ही कहा था कि इसका वायरस म्यूटेंट कर जाता है, इसके लिए इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। उसके बाद में जब भारत की 2 कंपनियों द्वारा वैक्सीन बनाने की बात की गई तो कोवैक्सीन कंपनी ने कोविशील्ड के ऊपर सवाल उठाए थे, आधार पूनावाला के ऊपर, और आधार पूनावाला ने कोवैक्सीन के ऊपर सवाल उठाए थे। जब भारत में दूसरी वेव जिसे कहा गया, जबकि उससे पहले कोई वेव नहीं आई थी, जिसका सिर्फ दूसरी वेव में लाखों लोग हमारे देश में मरे, उस समय आधार पूनावाला इस देश को छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। उसने ये कहा कि उसे जान का खतरा है, और मोदी सरकार ने उसे कई हजार करोड़ रुपए एडवांस में दे दिया था वैक्सीन बनाने के लिए। इस बात की भी कभी जांच नहीं हुई कि जब यहाँ लोग मर रहे थे तो आधार पूनावाला क्यों भाग गया। इसमें जांच में ये सच्चाई सामने आई, विदेशी जो मीडिया से जो पता चला कि वैक्सीनेशन के बाद में वायरस म्यूटेंट कर गया, जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया। तो ये जो वैक्सीन कार्यक्रम है इस नाते भी संदेह के घेरे में रहा, लेकिन हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। विजय कौशिक जी, आप क्या कह रहे हैं? घनश्याम तिवारी जी अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो जान बचा रहे हैं उनके बारे में ये आज भी यही कह रहे हैं कि वो छोड़कर चला गया, वो भाग गया, उसकी जान को खतरा था, वो तो ठग रहा था। आज भी ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन के नाम पर पूरे देश को ठगा गया, सरकारी खजाना लुटा दिया गया। अरे भाई, दाम लो आदमियों से, नागरिकों से, तो कहेंगे बहुत महंगा है, क्यों दे रहे हो, फ्री दो तो सरकारी खजाना लुट गया। वैक्सीनेशन पहले विश्वास नहीं था, अब कहते हैं कि वैक्सीनेशन दिया है तो एंटीबॉडी टेस्ट भी करो। घनश्याम तिवारी जी, आप हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, लेकिन विजय कौशिक जी मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि आज किस किस ने इस देश में भारत को स्वागत किया। WHO ने कहा, टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, WHO की साउथ ईस्ट एशिया की जो निदेशक है उन्होंने कहा, श्रीलंका से मैसेजेस आ रहे हैं, महिंदा राजपक्सा के, रशिया से कोई कांग्रेचुलेट कर रहा है, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी है जिसको यहाँ डाउट ही डाउट है। सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका कब वैक्सीनेशन बनेगा और उसकी एंटीबॉडी टेस्ट कब होगी? देखिए, इस पे मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, बड़ी फेमस पंक्ति है कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम की कोई दवा नहीं होती है जब आपके दिमाग, देखिए मैं जो अभी पहले कह रहा था ना, दवाई तो है हमारे पास,
इन्होंने क्या किया, आपको जो अचानक वहम है ये कि 100 करोड़ साइंस के लोगों को बड़े वैक्सीन एक्सपर्ट लगी बन है। गए। अरे भाई आप ये बताइए, अच्छा मैं विजय कौशिक जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये बता सकते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्शन में के प्रोसेस में अंतर क्या था? हाँ, मैं बता एंटीबॉडी के बताइए क्या अंतर था? बताऊं, उसमें ये हम में से था कि कितने लोग हैं? कोवैक्सीन जो हाँ, है बताइए। कोरोना के मृत वायरस से बनाई हाँ, गई बताइए। थी, जबकि कोविशील्ड थी वो चिंपैंजी से सर्दी जुकाम के वायरस से लेकर बनाई गई थी। और मैं सिर्फ देश की जनता के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 मांग कर रहा हूं सरकार से, उसका भाजपा को भी स्वागत करना चाहिए। एक तो लोगों का एंटीबॉडी, जनाब अभी आप वैज्ञानिक बात कर रहे थे, चिंपैंजी से निकाला क्या था ये तो बताइए ना। मैं बताता रहा हूँ, चिंपैंजी अब आप अचानक लेमेंस लैंग्वेज में आ गए चिंपैंजी से, उसमें क्या था? टेक्निकल टर्म बताइए ना, अभी तो आप कर रहे थे वैज्ञानिक बात, बताइए क्या था वैक्सीन बनाई थी। ओहो, बता तो रहा हूँ आपको कि कोविशील्ड जनाब आरएनए फैक्टर से बनी थी, आपको पता है कि आरएनए क्या होता है और आरएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मालूम है कि भी अब सर्दी जुकाम के सामान्य वायरस जैसी सामान्य शब्दावली पे आ गए और अभी कह रहे थे अचानक वैज्ञानिक बात, यही समस्या है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग को राजनीतिक दृष्टि से रहना चाहिए। मैंने आपको उसका फंडामेंटल बता दिया कि किस आधार पर वैक्सीन तैयार हुई आप थी। घुमा नहीं रहा हूं, पहली बात ये बताइए ना कोविशील्ड का फंडामेंटल क्या था? देखिए इसीलिए मैं कहता हूं, आप राफेल के जमाने में टेक्निकल एक्सपर्ट से लेके राम जन्मभूमि के समय मुहूर्त के एक्सपर्ट तक सब बन जाते हैं केवल अगेंस्ट में जाने पे। अरे भाई कोविशील्ड सिर्फ भारत की है क्या? 6 देशों की है। इस प्रकार की बात करना निहायत मूर्खतापूर्ण है, मैं शब्द कह रहा हूं। अरे बताइए भाई कोविशील्ड बनी कैसी? 6 देशों से बनी। शुरू हुई थी बात समाजवादी पार्टी के कहने से कि भाई ये वैक्सीनेशन मत लगाना, ये बीजेपी की वैक्सीनेशन है। आज कम से कम घनश्याम तिवारी जी इतना तो एक्नॉलेज करते हैं कि वैक्सीनेशन लगी देश को तो अच्छा हुआ। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये साइंटिस्ट भी है, ये लीगल एक्सपर्टीज भी रखती है और ये ऐसी हर जानकारी ज्योतिष रखती है। एक्सपर्ट भी हैं, राम जन्मभूमि के समय मुहूर्त बता रहे थे। जी बिल्कुल। तो सवाल इस वक्त ये उठता है कि जिस देश में जितने भी हेल्थ कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कराया ताकि इस देश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके। उस देश में ना तो डॉक्टरों के लिए कोई बधाई का शब्द, ना थैंक यू, ना धन्यवाद का शब्द। और जिस देश में रोज इस बात का सवाल उठाना कि भाई हमें तो कह दिया दिए जलाओ थाली बजाओ, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी कि शुरू में जरूर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी और मेडिकल कम्युनिटी बिल्कुल कंफ्यूज थी कि किस तरह से ये वायरस बढ़ेगा। उस दौर में देश की सरकार को ब्लेम करना, उसे दोष देना क्या सही था? और दोष दीजिए तो दीजिए, लेकिन कमियां हुई तो हुई, लेकिन कमियों को देखकर उस पर रिएक्शन टाइम कितना था, इस बात का कोई कम से कम पॉलिसी मेकर्स का, प्लानर्स का, लीडरशिप का कोई तारीफ तो कर ही सकता है। अगर कटाक्ष कर सकते हैं तो कम से कम एक्नॉलेज भी करने का हमें जिगर रखना चाहिए। सवाल यह है कि इस देश में जितना डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को और वार्ड बॉयज तक और सफाई कर्मचारियों तक को हमारा नमन जाता है, उतना ही जाता है लॉजिस्टिक्स प्लानर्स को, उतना ही जाता है वैक्सीन के साइंटिस्ट को, उतना ही जाता है मैन्युफैक्चरर्स को, और फिर सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की प्लानिंग आज यहाँ तक लाई है। लीडरशिप उसे ही कहते हैं जो किसी भी खतरे से खेलने का जिगर रखे और खेलने के बाद अपने नागरिकों को सुरक्षित रखे जहां तक हो सके। कमियां जरूर थी, लेकिन लड़े और शानदार लड़े, और इस शानदार लड़ाई की ही आज सबसे बड़ी जीत है और आज पर्व होना ही चाहिए। क्या कोविड पैंडेमिक चला गया? बिल्कुल नहीं, सावधानी हमें भी बरतनी है, लेकिन आज भारत का नाम विश्व भर में आ गया है
कि 1 बिलियन वैक्सीनेशन हमने करके दिखा दिया। गरीब देश है, वो सहूलियतें नहीं हैं जो बाकी देशों में हैं, लेकिन हम आज भी जिगर रखते हैं लड़ने का और लड़ते रहेंगे। राजनीति जरूरी नहीं है, जरूरी है तो हौसला। मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।